भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष साप्ताहिक प्रस्तुति संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाली भारतीय संस्कृति सचमुच अद्वितीय है। ये वो ज्ञान परंपरा है जिसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, समानता और स्वतंत्रता इसके मूल सिद्धांत हैं। इसी महान परंपरा से आपको परिचित करवाने का एक प्रयास है संस्कृति संवाद। इसके जरिए हम आपको भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से रूबरू करवाते हैं और हर हफ्ते हम आपको दिखाते हैं भारत की सांस्कृतिक विविधता के इंद्रधनुषी रंगों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और सबसे पहले देख लेते हैं आज की खास झलकियां। नंदी के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। They collected clay from riverbanks outside Kolkata, away from bathing spots. Idol making requires 2 kinds of clay. बनारस का औघड़पन और बनारस का ठाठ ये आपको रोक के रखता है। प्राकृतिक सौंदर्य और आदिवासी संस्कृति का आभूषण छिंदकालों छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित एक सुंदर गांव है। झलकियां देख के तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज के एपिसोड में हम आपको क्या कुछ खास दिखाने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां की तरफ। इस सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि बीते हफ्ते कला और साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। चलिए एक नजर डाल लेते हैं साप्ताहिक सुर्खियों पर। भारतीय संस्कृति में नंदी के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय था एक्सप्लोरिंग द एसेंस नंदी इन इंडियन माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री। कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और चेन्नई के सेव आवर कंट्री फाउंडेशन द्वारा किया गया। संगोष्ठी में IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और सेव आवर कंट्री फाउंडेशन की निदेशक सुश्री पद्मप्रिया S समेत कई प्रतिष्ठित विद्वानों ने नंदी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर अपने विचार साझा किए। Understood the definition of Nandi. Nandi means delight. So it also is the way of enlightenment and liberation. According to Skanda Puran, Nandi is the name of a Gana, and in Bhutavaishya Mahatmya, Nandi is the son of Shilada, and he became the prominent Vahana of Shiva. Shambhu, Gauri, Brahma, Madhava, Nandikeshwara, Dattila, Kohala, Yagnavalkya, Narada, Hanuma, Vignaraja, Shanmukha, Brihaspati, Arjuna, Ravana and Bhanusutta. These 16 popular are identified as contributors for the dance, who were named as Bharatakartas. Among this, Nandikeshwara has been identified as an authority on science of dance. नंदी शब्द की व्युत्पत्ति यदि देखें तो नंदयति नंदी, जो नंद आनंदित करता है ना। इसे द्युतांगन भी कहा जाता है, आनंद के रूप में भी कहा जाता है। नंदिकेश्वर के रूप में शिव का वाचक भी नंदी मेदिनी द्वारा दिया गया है। Shiva is addressed as we have Nandi Vahana Namah Shivaya, but Nandi is was never a Vahana, and of course there is a
special feature of Adhikara Nandi, where Nandi himself becomes Vahana. संगोष्ठी के पूर्व प्रसिद्ध नृत्यांगना अरूपा लाहिरी ने नृत्य का धर्म और आनंद नंदी नृत्य थीम पर अनूठे भरतनाट्यम नृत्य का प्रदर्शन किया, जिसमें कला और पौराणिक कथाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स अ पब्लिक स्पेस फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च का विमोचन भी IGNCA के समवेत सभागार में हुआ। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में कुल 35 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, जिनके माध्यम से नंदी के विभिन्न पहलुओं और विषयों के बारे में नई और कम ज्ञात जानकारियां सामने आई। नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति गौरव दिवस मनाते हुए एक व्याख्यान का आयोजन हुआ। व्याख्यान का विषय था स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति आंदोलन का महत्व। ये विषय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विशेषकर बस्तर में आदिवासी नेताओं की भूमिकाओं पर केंद्रित था। व्याख्यान के मुख्य वक्ता थे दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर DV प्रसाद। The Gond tradition having, मतलब they strongly oppose the entry of outsiders, the influence, the exploitation that they used to. He fought with the British because their children was captured and sent for the forced labor, vetti chakri, the forced labor, and their women were exploited and their lands were appropriated by the outsiders, so-called, as well as the British forces. इस व्याख्यान में कई विद्वानों ने हिस्सा लिया और स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी समुदायों के योगदान पर गहन चर्चा की। वाराणसी में नाद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नाद यात्रा की प्रथम संगीत प्रस्तुति के रूप में V श्रीदेवी शर्वाणी ने कर्नाटक संगीत पर आधारित भजन की प्रस्तुति दी। मुख्य प्रस्तुति के तौर पर डॉक्टर अभ्रदिता मैत्रा बैनर्जी ने महाराज स्वाति तिरुनाल द्वारा रचे गए भक्ति गीत गाए। वाराणसी में भारतीय सौंदर्य शास्त्र और कला के अप्रतिम साधक प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी की पुण्य स्मृति में एक व्याख्यान का आयोजन हुआ, जिसका विषय था नाट्य शास्त्र, परंपरा एवं प्रयोग। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे BHU के संगीत एवं प्रदर्शन कला संकाय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेमचंद्र होम्बल। सुर्खियों के बाद अब रुक करते हैं अगले सेगमेंट यानी सांस्कृतिक प्रस्तुति का। भारतीय शास्त्रीय संगीत में वाद्य यंत्रों का विशिष्ट स्थान है और अगर बात तबले की करें तो इसकी संगत के बिना शास्त्रीय संगीत मुकम्मल ही नहीं होता। तबला न सिर्फ भारत में लोकप्रिय है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बना चुका है और इसका श्रेय जाता है पंडित गुदई महाराज, पंडित शिव नारायण जोशी, उस्ताद शौकत हुसैन खान, उस्ताद अल्लाह रखा खान, उनके बेटे उस्ताद जाकिर हुसैन और विजय घाटे समेत कई तबला वादकों को, जिन्होंने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ऐसे स्वनामधन्य तबला वादकों में से एक है पद्मश्री पंडित सुरेश तलवलकर। तबले पर उनकी उंगलियों की थाप और अद्वितीय शैली ने संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। तो आज सांस्कृतिक प्रस्तुति के इस सेगमेंट में देखते हैं प्रसिद्ध तबला वादक पद्मश्री पंडित सुरेश तलवलकर की विशेष प्रस्तुति।
पद्मश्री पंडित सुरेश तलवलकर जी की विशेष प्रस्तुति के बाद चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें बात होती है फिल्मों की। फिल्में न सिर्फ मनोरंजन करती हैं बल्कि लोगों की जिंदगी पर अलग प्रभाव डालती हैं। सिनेमा के माध्यम से हम अलग अलग संस्कृतियों के साथ रूबरू होते हैं। ये हमें प्रेरित करती हैं और शिक्षित भी। फिल्मों से हमें समाज और संस्कृति को समझने का, उसका मूल्यांकन करने का भी अवसर मिलता है। संस्कृति मंत्रालय देश की संस्कृति से परिचित कराने के उद्देश्य से फिल्मों का निर्माण करता आ रहा है। सिने सर्कल सेगमेंट में आज हम आपको दिखा रहे हैं फिल्म क्ले इमेज मेकर्स ऑफ कुमारतुली, जिसमें बंगाल की कुमारतुली के पारंपरिक मूर्तिकारों के बारे में बताया गया है। ये लोग पीढ़ियों से माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमाएं बनाते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं ये खास फिल्म। Boatmen themselves brought clay and reached it to the idol makers' houses. They collected clay from riverbanks outside Kolkata, away from bathing spots. Idol making requires two kinds of clay: hard clay and soft sandy clay. Earlier, straw for the bodies of idols came in big boatloads to the Bagbazar pier. Boats are no longer allowed. Now it comes by truck. Idol making starts with a bamboo frame mounted on a wooden base. The frame is made from bamboo selected according to the particular idol's total height. Once the bamboo structure is ready, first the buffalo's frame is shaped, bound with straw. The straw structure must be firmed up by a clay coating. Chopped paddy stalks and hard clay are thoroughly mixed. The mix is then spread firmly over the bound straw. This phase is known as the single clay or akmete. It is the bony skeleton of the idol. When it dries, it is so tough it sounds wooden if you knock on it. The yearly work cycle at Kumartuli starts around February, after Saraswati Puja. Idols of Kali, Lokki and Durga's retinue are made and warehoused to make space for Durga. After drying the idols, white clay is laid on. 2 coats are applied. Each idol is painted in a specific shade. Yellow is for Durga. Ganesh will be pink, Kartik must be fair, the demon green, Saraswati white, and Lokki yellow. Once the paint on the eyes has dried, arrowroot is spread all over before varnishing. Without the arrowroot, the varnish would turn the surface black. The varnish gives a glaze to the image. While the deity's body surface is finished with the paint, the lion's body has a sheet of toweling for the right texture. Now comes the idol's jewelry. Bangles and body ornaments, made nowadays from colored foil and beads, were traditionally made out of shola pith, which is soft, spongy, and milky white, and can be carved into delicate artifacts like coronets and other ornaments that adorn idols. Traditionally, idols everywhere were of the single frame type. That is, all the idols are placed on a single platform with a single backplate. Key figures are Durga, the demon, and the lion. Lokki, Saraswati, Kartik, Ganesh are so placed relative to Durga as not to block one another from view. The single frame
is also quite heavy. As an innovation, separate frames were tried out for each idol. Krishnanagar is famous for its clay figurines. The artisans are real artists at producing clay models of human figures and real-life objects in lifelike detail. They also make idols of Hindu gods and goddesses for traditional worship throughout the year. Their idols have the same lifelike forms as their clay figurines. Krishnanagar idols don't strike theatrical poses. The goddesses' faces are slim, not rounded. The idols too are slim. In Krishnanagar, they use clay for everything, even garments and ornaments, which are ingeniously modeled and painted in lifelike detail. Garments and trinkets are real, not made of clay. As a result, the idols look brighter. In the pavilions, they stand out from a distance, conveying the drama of the battle of good over evil. मूर्तिकारों से परिचित होने के बाद अब बात कर लेते हैं मंदिरों के शहर बनारस की। ये नाम सुनते ही हमारे जहन में 84 घाटों वाले शहर की एक सुंदर सी छवि उभरने लगती है। बनारस भारत का वो प्राचीन नगर है जो प्राचीन कला, संस्कृति, धर्म और ऐतिहासिकता के लिए विश्व विख्यात है। कई प्रमुख मंदिरों वाला ये शहर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मोक्ष की नगरी के नाम से प्रख्यात इस दिव्य नगरी पर अपने संस्मरणों को आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने एक पुस्तक के रूप में संजोया है, जिसका नाम है बनारस के घाट। आईजीएनसीए के कार्यक्रम प्रस्तुति आखिर में इस पुस्तक पर चर्चा के दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। तो आज विशेष साक्षात्कार में हम आपको दिखा रहे हैं बनारस की कहानी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी की जुबानी। बनारस की मस्ती, बनारस का औघड़पन और बनारस का ठाठ, ये आपको रोक के रखता है। और इसलिए कभी फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी के परिचित हैं कि नहीं, या कोई आपका परिचित है कि नहीं, आप किसी को जानते हैं कि नहीं, कोई आपको जानता है कि नहीं। आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। जब मैं पहली बार बनारस गया, और बहुत साल पहले नहीं गया, ये बात होगी 2008 या 9 की, जब मैं पहली बार बनारस गया, तो गंगा आरती के समय हमारे जो स्थानीय हमारे जो मित्र थे, उन्होंने कहा कि गंगा आरती होगी, और चूँकि मैं एक विश्वविद्यालय का कुलपति होता था, इसलिए उन्होंने आपके हाथों आरती करवाई जाए वगैरह, वो सब हुआ। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलें भाई साहब। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ लेते हैं, थोड़ी देर बैठ लेते हैं। उसके बाद फिर कहा चलें भाई साहब। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ लेते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछना बंद कर दिया, चलें भाई साहब। तो गंगा आरती होती थी 7 बजे करीब। थोड़ी देर बाद जब मेरी तंद्रा भंग हुई तो मुझे लगा मैं कहाँ हूँ। आसपास जो थे वो कोई दिख नहीं रहे हैं। तो पता पड़ा पीछे बैठे। तो मैंने पूछा उनसे कि कितने बज गए, कि घड़ी में पहनता नहीं, तो कितने बज गए? भाई साहब 9:30 हो रहा है। 2.5 घंटे आप बैठे हैं, पता ही नहीं लग रहा, और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गंगा जी को निहार रहे हैं। कुछ दीप लोग छोड़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। कुछ लोग आस्था में बैठे हैं, उसको देख रहे हैं। कोई अपने में मलंग है, उसको देख रहे हैं। आपका किसी से कोई संवाद नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता भी नहीं। एक और उदाहरण बताता हूँ आपको। वो तो शायद आईजीएनसी जाने के बाद हुआ। 80 घाट पे हम लोग सुबह बनारस देखा, और उसके बाद चाय पीते पीते एक व्यक्ति के दर्शन हो गए। वो व्यक्ति ऐसा औघड़ था और लग रहा था कि पता नहीं, मतलब भिक्षा मांगने के लिए जो। तो मेरे मन में अचानक ख्याल आया कि सुबह सुबह भी लोग भीख मांगते हैं। तो मैंने देखा वो भीख नहीं मांग रहे थे, बैठे थे। मैंने कहा आप चाय पिएंगे? उन्होंने कहा पिला दीजिए। और ऐसी बेफिक्री से कहा कि पिला दीजिए, कि मान लो नहीं पिलाते तो अपनी मतलब बला से, मुझे क्या मतलब है। तो मैंने उनसे चाय पिला दी, उनके साथ बैठ गया। तो ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आप कब से बनारस में हैं? तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि मैंने बड़ा विचित्र सा प्रश्न पूछ लिया कि आप कब से बनारस में हैं।
तो उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो आदमी को लगता है कि मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं फलां संस्था में हूँ, ये है वो है ऐसा वैसा। तो उसने कहा कि हाँ अच्छा, संस्कृत वगैरह पढ़े हैं? मैंने कहा बस वही एक काम नहीं किया। तो उसने कहा कि मैं संस्कृत में PhD हूँ, शास्त्र वगैरह पढ़ा हूँ, लेकिन अब सबसे ऊब गया हूँ। फिर उसने बताया कि मैंने फारसी में भी किताबें पढ़ ली, उर्दू में भी किताबें पढ़ ली, लेकिन मैं उससे भी ऊब गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। तो आपको किस गली में कहाँ कौन सा PhD मिल जाए जो आपके गर्भ को ज़मीन में मिला दे, मिट्टी में मिला दे, इसका कोई भरोसा नहीं। ये बनारस की रिवायत है। 24 घंटे 8 पहर जलती ज्वाला, जो अखंड है, असीम है, अनंत है। पंच तत्व में विलीन होने का ये कैसा सुख, पंच तत्व में विलीन होने का ये कैसा सुख। तमाम कोलाहल के बीच शांत हो जाने का आनंद, शांत, एकदम शांत। इतनी भीड़ के बीच एकाकी, बिल्कुल एकाकी होने का, जहाँ ब्रह्म से एकाकार होने का उपक्रम अनवरत जारी है। चिताओं की पीली ज्वाला में मणिकर्णिका घाट जीवन के एकमेव सत्य को उघाड़ता, आह्वान करता सा लगता है। तत्वमसि का एक नया अर्थ उकेरा जाता है हर जलने वाले शव के साथ। विशेष साक्षात्कार के बाद अब हम आ पहुंचे हैं संस्कृति संवाद के आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर में। इसमें हम आपको भारत के किसी एक विशिष्ट गांव की अनूठी लोक कला और वहां की परंपरा के साथ परिचित करवाते हैं, जो उसकी खास पहचान है। मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का अहम हिस्सा है। इसका उद्देश्य भारत के गांवों की सांस्कृतिक धरोहर का दस्तावेजीकरण करना है, ताकि इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। तो आज हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के गांव छिंदकालो में। प्राकृतिक सौंदर्य और आदिवासी संस्कृति का आभूषण छिंदकालो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित एक सुंदर गांव है। गांव में बनी पक्की सड़कें इसे आसपास के बड़े शहरों से जोड़ती हैं। गांव में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोली जाती है। गांव में बने विद्यालय नवीनतम शिक्षा प्रणाली का पालन करते हुए यहाँ के शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने में कार्यरत हैं। गांव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं और चना की खेती की जाती है। तो ये था हमारा संस्कृति संवाद का आज का एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, लेकिन अपने सुझाव भेजना हमें मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है। आपसे फिर मुलाकात होगी IGNCA की इस खास पेशकश संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपके दर्शन करवाएंगे भारत की अद्भुत संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना ध्यान रखिए। हाँ, नमस्कार।